जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 52। चैप्टर जो हमने स्टार्ट कल किया था वो था चैप्टर 9 डिविडेंड। कल के लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे। दो कंसेप्ट बड़े डिस्कस किए थे हमने, टाइप्स ऑफ डिविडेंड और उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिविडेंड। टाइप्स ऑफ डिविडेंड में हमने ये स्टडी किया था डिविडेंड की दो टाइप्स हैं, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वो है जो कि बिफोर द एंड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया जाता है, पे किया जाता है, ये डिक्लेयर करते हैं डायरेक्टर्स। और फाइनल डिविडेंड वो है जो कि आफ्टर द ईयर एंड एजीएम में डिक्लेयर किया जाता है और ये डिविडेंड रिकमेंड डायरेक्टर्स करते हैं, लेकिन इसको डिक्लेयर या अप्रूव शेयर होल्डर्स करते हैं। शाबाश। फिर इसके बाद हमने स्टडी किया कि क्या डिविडेंड की डिक्लेरेशन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियां हैं। हमें पता चला तीन तरह की पाबंदियां हैं। पहली पाबंदी क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है कि डिविडेंड इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल से या कैपिटल नेचर के एसेट्स की सेल से जो प्रॉफिट होता है उससे डिविडेंड पे नहीं कर सकते अनलेस कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो कंपनी का और उसने सिमिलर गेन को सिमिलर लॉसेस के साथ सेट ऑफ किया हो। दूसरी रिस्ट्रिक्शन थी अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसको डिविडेंड के तौर पे आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तीसरी रिस्ट्रिक्शन थी कि अगर फाइनल डिविडेंड है तो मेंबर्स डायरेक्टर्स की रिकमेंडेड अमाउंट से इंक्रीज नहीं कर सकते, उसके इक्वल या उससे कम रिकमेंड कर अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन मेंबर्स हायर अमाउंट को अप्रूव नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शंस हमने पढ़ी थी। फिर इसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दिए थे, वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब द रिस्ट्रिक्शंस इफ एनी with regard to declaration of final dividend by a company listed on stock exchange। देखिए हमने जो रिक्वायरमेंट्स पढ़ी है ना, जहां आपको ये कंसेप्ट बताया था कि जब कभी कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हुए में टाइप ऑफ कंपनी स्पेसिफाई ना करे तो वो कंसेप्ट हर तरह की कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है। तो हमने जो कंसेप्ट पढ़ा टाइप्स ऑफ डिविडेंड या रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये हर तरह की कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। ये लिस्टेड कंपनीज पे भी एप्लीकेबल है और अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर भी ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो हमसे रिस्ट्रिक्शंस पूछ रहा है तो पूछ रहा है लिस्टेड कंपनी के लिए, लेकिन वो सेम रिस्ट्रिक्शन है। लिस्टेड कंपनी के लिए कोई अलग से रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सेम रिस्ट्रिक्शंस। कौन कौन सी? तीन। इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर के डिस्पोजल से जो प्रॉफिट होगा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते अनलेस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सेट ऑफ किया हो। दूसरा, अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तीसरा, मेंबर्स डायरेक्टर्स की रिकमेंडेड अमाउंट से हायर अमाउंट को डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये तीन हमने इसमें एक्सप्लेन। अच्छा, आपने ये नहीं सोचना कि 3 पॉइंट्स हैं तो उसके 5 मार्क्स कैसे मिलेंगे। असल में सम टाइम ऐसा होता है कि किसी एक पॉइंट के एक से ज्यादा मार्क्स भी हो सकते हैं। जैसे इस रिस्ट्रिक्शन में जो पहले वाली रिस्ट्रिक्शन है जिसमें एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर और इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, उसमें चूंकि फर्दर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की कंडीशन भी है, पॉइंट है, सेट ऑफ का भी पॉइंट है, तो उसके शायद ज्यादा मार्क्स होंगे। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। एबीसी लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेड सोप्स। During the year ended June 30, 2018, it made a net profit of 48 million, which is composed of following। 48 million का नेट प्रॉफिट अर्न किया कंपनी ने, जो जिसमें क्या क्या चीजें शामिल? ऑपरेटिंग लॉस ₹4 मिलियन एंड गेन फ्रॉम सेल ऑफ लैंड ₹52 मिलियन। ये ऑपरेटिंग लॉस क्या होता है? अकाउंटिंग में पढ़ा आपने ऑपरेटिंग लॉस का भी। ऑपरेटिंग लॉस क्या होता है? ऑपरेशन से, यानी जो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी ये हमारा लॉस है। और अदर इनकम में 52 मिलियन आया। अदर इनकम क्या है कि जो लैंड को सेल किया। अब लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, सर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर में क्या फर्क है? एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर से मुराद फिक्स एसेट्स, जनरल फिक्स एसेट्स, ठीक है, जो कि जिसमें शायद मूवेबल भी हैं और इमूवेबल भी है। लेकिन जब हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, इससे मुराद सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है। लेकिन एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर से मुराद हर तरह का फिक्स एसेट है, हर तरह के। तो लॉ ने दोनों को कवर कर दिया। लॉ ने मूवेबल को भी कवर किया, इमूवेबल को भी कवर किया। तो कैपिटल एसेट के लफ्ज से आपके जहन में हमेशा फिक्स एसेट का लफ्ज आ जाए। यूं समझ लीजिए कि अकाउंटिंग में जिसे फिक्स एसेट कह रहे हैं आप, उसे लॉ में कैपिटल एसेट्स कह रहे हैं। तो वैसे अगर लॉ सिर्फ कैपिटल एसेट भी कह के रिस्ट्रिक्शन लगा देता तो वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों पे अप्लाई हो जाते। लेकिन लॉ ने खास, आपको पता है लॉ जो उसकी आदत है कि वो सारे लूप होल्स को कवर करने की कोशिश करता है, इसलिए उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर दोनों अल्फाज इस्तेमाल कर लिए। तो मेन कंसर्न हमारा ये बना कि फिक्स एसेट को सेल करने से जो प्रॉफिट होगा उसे डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। इस क्वेश्चन में लैंड को सेल करने से, इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने से 52 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा है। तो असल में जो
रूटीन जो प्रॉफिट है, ऑपरेशन से प्रॉफिट हुआ है वो है 4 मिलियन का लॉस, उसमें ऐड किया 52 मिलियन का प्रॉफिट, तो नेट रिजल्ट क्या आया 48, यानी 52 मिलियन का प्रॉफिट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, 4 मिलियन का लॉस था, नेट 48 मिलियन के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। क्या इस 48 मिलियन के प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? हमें नहीं किया। क्यों? क्योंकि असल में इस 48 में ये 42 मिलियन पड़ा हुआ है, ये 48 इस 52 मिलियन की वजह से बना है, वरना तो 4 मिलियन का लॉस होता। तो इसे क्या डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? कैन कंपनी यूज प्रॉफिट फॉर द ईयर टू पे डिविडेंड? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकती? सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। ए पार्ट क्लियर है, बी पार्ट की तरफ चलते हैं। एबीसी लिमिटेड हैज क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स यानी रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रुपीज 520 मिलियन इंक्लूडिंग नेट गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज अमाउंटिंग टू रुपीज 150 मिलियन। इस 520 मिलियन में 150 मिलियन क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ है वो शामिल है। क्या इस प्रॉफिट को हम डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। This net gain of rupees 150 million relates to two disposals, one resulting in gain of rupees 200 million and the other resulting in a loss of rupees 50 million. Can company use profit for the year to pay dividend? If so, up to what amount? अच्छा, यहाँ पे उसने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की, आपको घुमाने की कोशिश कैसे किया? यहाँ पे उसने आपको, उसे पता था आपने दो कंडीशन याद की हुई है, तो उसने आपको ये इमेज देने की कोशिश की है कि जैसे लॉस सेट ऑफ हो रहा है, लेकिन हमने स्टडी किया था दो कंडीशन, एक तो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो और दूसरा उसने उसको सेट ऑफ किया हो। सेट ऑफ कर रहा है लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं पता कंपनी का क्या है, ठीक है? ट्रेडिंग लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ? अच्छा वो ऊपर ले, अच्छा नहीं, अगर उसे उसी कंटेक्स्ट में देखें तो फिर सोप का बिजनेस है, तो इस केस में तो कंफर्म हो जाता है कि सोप का बिजनेस है, लैंड के सेल परचेज से जो भी सेल करने से डिस्पोजल करने से जो प्रॉफिट हुआ डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। लेकिन अगर इवन इंडिपेंडेंट भी क्वेश्चन हो तो फिर हम इफ के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इफ जो बिजनेस ऑफ एबीसी लिमिटेड है ये डिस्पोजल ऑफ लैंड है, तो इस सूरत में ये डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ये वाला हिसाब है। और अगर डिस्पोजल नहीं है, ठीक है, ये कंपनी का रूटीन का बिजनेस जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करना नहीं है, उस सूरत में ये डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। यानी अगर इसको नॉर्मल केस अज्यूम करें तो नॉर्मली बताइए क्या है कि नॉर्मली कंपनीज का बिजनेस इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है? नहीं होता। तो नॉर्मल हालात में जो 150 मिलियन है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने से प्रॉफिट अर्न हुआ है वो डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा 150 मिलियन नहीं हो सकता, बाकी का प्रॉफिट तो पड़ा हुआ है 520 मिलियन, वो हो सकता है। कैलकुलेट करके बताए 520 मिलियन रिटेन्ड अर्निंग्स है, इनमें से कितना 150 नहीं कर सकते, बाकी 370 कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 में कोई प्रॉब्लम? जी बी पार्ट में कंपनी होती है कोई, यहां पे फर्ज कीजिए पार्ट ए में भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पार्ट ए में अगर जो कंपनी है वो कोई ऐसी कंपनी होती जो प्रॉपर्टी के रियल एस्टेट को डील कर रही होती, तो क्या उस सूरत में हम 48 मिलियन को डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे? इसका जवाब है यस, उस सूरत में कर सकते थे। अगर कंपनी का रूटीन नेचर का बिजनेस ही होता और ये सेट ऑफ किया होता कंपनी ने, तो उस सूरत में डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती थी। अगर कोई दूसरा बिजनेस है और इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्पोजल रूटीन का बिजनेस नहीं है ना, कोई दूसरा बिजनेस, फिर कुछ भी हो जाए डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर है, इसको डिस्पोज करने से जो प्रॉफिट होगा वो डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। सिर्फ एक सिचुएशन में हो सकता है, अगर रूटीन का बिजनेस हो और सेट ऑफ किया हो सिमिलर लॉसेस के साथ। क्वेश्चन 2 में कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन 3। काशिफ लिमिटेड केयर अबाउट ए प्रॉपर्टी ऑफ फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए प्रॉपर्टी खरीदी जाए वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है। फॉर रुपीज 50 मिलियन एट ईयर एंड द प्रॉपर्टी वाज रीवैल्यूड एट रुपीज 58 मिलियन यूजिंग फेयर वैल्यू मॉडल अंडर IAS 40 एंड ए गेन ऑफ रुपीज 8 मिलियन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस। कैन KL पे डिविडेंड आउट ऑफ दिस गेन ऑफ रुपीज 8 मिलियन? क्यों नहीं कर सकते? अनरियलाइज्ड गेन है, अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता।
Question 4. Explain whether or not the following statements are in accordance with the provisions of Company Act 2017. Support your answer with reason. ये मैंने आपको बताया कि रेगुलर तरीकाकार है आई कैप का लॉ के क्वेश्चन को पूछने का कि कोई ना कोई स्टेटमेंट हमारे सामने रख देता है और कहता है बताओ ये लॉ के मुताबिक स्टेटमेंट है कि नहीं है। तो आपने अभी स्टेटमेंट में से एरर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि वो कौन सी एरर, गलतियां है, एरर या ओमिशन जो इस स्टेटमेंट में है। कह रहे देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। द चीफ एग्जीक्यूटिव में डिक्लेयर डिविडेंड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट। सब ये कह रहे हैं नो रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शंस हैं कोई? बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली, एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर, अनरियलाइज्ड गेन वाली और अमाउंट कैन नॉट एक्सीड वाली। चीफ एग्जीक्यूटिव में डिक्लेयर डिविडेंड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, सही कह रहे हैं। अच्छा, अब यहां उसने नहीं बताया ये इंटरिम डिविडेंड की बात हो रही है कि फाइनल डिविडेंड की बात हो रही है। तो नॉर्मली फिर कौन सा केस एज्यूम करें? फाइनल। तो फाइनल डिविडेंड में क्या चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर करता है डिविडेंड? नहीं, बल्कि डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं मेंबर्स। दोनों बता सकते हैं कि अगर इंटरिम डिविडेंड है तो डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे और अगर फाइनल डिविडेंड है तो मेंबर्स अप्रूव करेंगे इसके। नहीं, आगे ये बताने की जरूरत नहीं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ने पे करना है, वो अंडरस्टूड है चीफ एग्जीक्यूटिव ने पे करना है, ठीक है। ऑफ द कंपनी एंड आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट, किसी भी प्रॉफिट से डिविडेंड पे हो सकता है। क्या किस प्रॉफिट से डिविडेंड पे हो सकता है? जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, जो एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर को डिस्पोज करने से प्रॉफिट अर्न हुआ है यानी रियलाइज्ड गेन है, उसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन में उसने 3 गलतियां की थी। एक ये कहा कि रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, दूसरा कहा था कि चीफ एग्जीक्यूटिव पे कर सकता है, उसने डिक्लेयर कर सकता है, और तीसरा कहा कि किसी भी प्रॉफिट से पेमेंट हो सकती है। 3 गलतियां इस क्वेश्चन में। कौन कौन सी 3 गलतियां? पहली उसने कहा कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, दूसरा चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर करता है, इसे एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। The board of directors of Dinar Limited, a listed company, had recommended a final dividend at the rate of 100% for the year ended June 30, 2008. रिकमेंड किया है फाइनल डिविडेंड, किसने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड रिकमेंड कर सकते हैं? रिकमेंड कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, अप्रूव या डिक्लेयर नहीं करेंगे। फाइनल डिविडेंड है, अप्रूव या डिक्लेयर मेंबर्स। AGM had been dispatched just a week after the notice for AGM had been dispatched. The company suffered huge losses due to certain unanticipated events and incurred heavy liabilities. नोटिस इशू होने के कुछ अरसे के बाद कंपनी को हैवी नुकसान हो गया। The company is now considering the following option. 2 ऑप्शन को कंसीडर कर रहे हैं। पहली ऑप्शन रिड्यूसिंग द डिविडेंड टू 25%, सेकंड डेफरिंग द पेमेंट ऑफ 75% ऑफ द डिविडेंड फॉर 6 months. Explain whether the company can exercise the above option under the Companies Act. क्या इन ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकती है? डिविडेंड को रिड्यूस किया जा सकता है 25% पे? बिल्कुल किया जा सकता है। मेंबर्स डायरेक्टर्स की निस्बत, डायरेक्टर ने जो प्रपोज रिकमेंड किया उससे कम डिविडेंड को अप्रूव कर सकते हैं। तो फिर 25% वाली ऑप्शन फिजिबल है। नेक्स्ट, डेफरिंग द पेमेंट ऑफ 75% ऑफ डिविडेंड फॉर 6 months, कि 25% अभी पे कर दिया जाए और बाकी 75% 6 महीने के लिए डेफर कर दिया जाए। क्या डिविडेंड को 6 महीने के लिए डेफर किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है? नहीं। याद रखें, लॉ ने पीरियड स्पेसिफाई किया हुआ है, उस स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर अंदर डिविडेंड की पेमेंट करना लाजमी होती है, वरना चीफ एग्जीक्यूटिव को पेनल्टी पे करना पड़ती है। तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है कि 75% आप पे किया जाएगा बाद में, 25% अभी पे कर दिया जाएगा, 75% बाद में, ये इसकी लॉ इजाजत नहीं देता। लॉ कहता है कि जब आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर लिया, एजीएम हो गई, उसमें डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, उसके 6 दिन, उसके स्पेसिफाइड पीरियड में, 6 दिन नहीं है, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसके स्पेसिफाइड पीरियड में डिविडेंड की पेमेंट करना जरूरी है। ये स्पेसिफाइड पीरियड हमारी आई कैप वाली बुक में उसने नहीं दिया हुआ, लेकिन ये करंटली चल रहा है 10 दिन। डिविडेंड डिक्लेयर होने के 10 दिन, 6 महीने तक डिले नहीं कर सकते। जब ये शुरू था तब भी 1 महीने का टाइम दिया था उसने, फिर कम होकर 15 दिन किया, फिर अब 10 दिन कर दिया उसने। जिस भाई ने 6 कहा था तो असल में मेरे मुंह से गलती से निकल गया था 6 दिन। 6 दिन नहीं है, 6 दिन नहीं, स्पेसिफाइड पीरियड। और अल्लाह ने क्या स्पेसिफाइड पीरियड बताया? 10 जी। क्वेश्चन 5 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सोल्यूशन के साथ मैच करता है। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं।
जज़ाकल्लाह मेरे भाई। जी ये थी हमारी होम असाइनमेंट की डिस्कशन। अब चलते हैं आज के कंसेप्ट की तरफ। आज हमने जो कंसेप्ट पढ़ना है दूसरा और आखिरी इस चैप्टर का, वो है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इसमें छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। खासतौर पे लिस्टेड कंपनीज के लिए कौन सी चीज एप्लीकेबल है और अनलिस्टेड के लिए कौन सी ये चीज। कंसेप्ट क्या स्टडी करने जा रहे हैं? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कल के लेक्चर में डिविडेंड डिक्लेयर हो गया था, एजीएम हुई, उसमें मेंबर्स ने डिविडेंड को अप्रूव कर दिया। डायरेक्टर्स ने कहा कि 100% डिविडेंड। अच्छा अभी हम आपको एग्जांपल देते हुए ना यूं कहते हैं कि रुपीज डिविडेंड है ₹10 पर शेयर और डिविडेंड है ₹20 पर शेयर, लेकिन प्रैक्टिकली जब डिविडेंड अनाउंस किया जाता है ना तो रुपीज में नहीं परसेंटेज में बताया जाता है। परसेंट के डिविडेंड होगा 10%, 20%, 50%। इसका मतलब क्या हुआ? किसका 10%? शेयर का, फेस वैल्यू का। जो शेयर कैपिटल इशू कर चुके हैं आप, उसकी फेस वैल्यू का, मार्केट वैल्यू का नहीं। ठीक है, अक्सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शेयर फेस वैल्यू है 10 रुपए, मार्केट वैल्यू है 100 रुपए, और कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है 100% डिविडेंड। तो शेयर होल्डर परेशान होते हैं कि कंपनी ने जब 100% डिविडेंड अनाउंस किया तो मेरे अकाउंट में 10 रुपए क्यों आए हैं, 100 रुपए क्यों नहीं आए? मैंने तो शेयर 100 रुपए में खरीदा था, मार्केट वैल्यू तो 100 रुपए। तो कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो क्या होता है? फेस वैल्यू के ऊपर। अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज है तो 100% का मतलब क्या है? 10 रुपए का 100%, 10 रुपीज। चलिए बहरहाल, पेमेंट ऑफ डिविडेंड कंसेप्ट कौन कौन से स्टडी करने हमने? पेमेंट के डिविडेंड की पेमेंट है, मैनर ऑफ पेमेंट, तरीकाकार क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा, मैनर ऑफ पेमेंट। डिविडेंड अनलिस्टेड कंपनी है तो सिर्फ कैश में पेमेंट करेगी, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो इन कैश भी करेगी, इन काइंड भी करेगी। अच्छा यहां अगेन आपको पता है हमारे कुछ कंसेप्ट्स है अकाउंटिंग में और लॉ में, उनका मतलब डिफरेंट होता है। जैसे प्रॉपर्टी का मतलब समझाया आपको, जैसे क्रेडिटर का मतलब समझाया, उसी तरह कैश का मतलब भी अकाउंटिंग में कुछ और है, लॉ में कुछ और है। और ये डिफरेंस जहां तक मुझे याद है आपको डायरेक्टर्स वाले टॉपिक में चैप्टर 3 में पढ़ाया था, जब ये कंसेप्ट सिखाया था, डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन कैश में पे होगी, याद है आपको? लॉ में इन कैश का मतलब क्या होता है? देखिए पहले अकाउंटिंग में समझ, अकाउंटिंग में इन कैश का मतलब होता है वो पैसा जो आपके पास आपकी जेब में मौजूद है करेंसी नोट्स की शक्ल में, और जो पैसा बैंक अकाउंट में आपने डिपॉजिट कराया हो उसे बैंक बैलेंस कहते हैं, कैश नहीं कहते, कैश बैंक बैलेंस कहते हैं। लेकिन लॉ जब वर्ड यूज करता है ना कैश का, तो इससे मुराद आपका बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं वो है, वो है जो आपके पास इन कैश इन हैंड है। ठीक है, इससे नॉर्मली मुराद वो नहीं, उसके लिए लॉ स्पेसिफिकली कहता है कि कैश इन हैंड। तो असल में आपको पता है जो कोई भी लॉ है पाकिस्तान में जितने भी, वो जब सेटलमेंट या पेमेंट की बात करते हैं तो बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट करते हैं। लॉ की क्या ख्वाहिश होती है? जो पेमेंट्स हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है, बैंकिंग चैनल से हो क्या विदाउट बैंकिंग चैनल? बैंकिंग चैनल। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुल्क का जो कानून है कंपनीज पे अप्लाई हो रहा है वो ये कह रहा होगा, जब वो ये कहता है कि जी डिविडेंड की पेमेंट इन कैश होगी, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो जेब में कैश पड़ा हुआ है वो लिफाफे में डाल के मेंबर्स को देंगे? क्या इससे मुराद ये होगा? इससे मुराद ये हरगिज नहीं है। इससे मुराद बैंकिंग चैनल के थ्रू ही पेमेंट है। कैश पेमेंट से मुराद क्या है? बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट की जाए। असल में इसको डिफरेंशिएट किया जाता है कैश को बैंक की ट्रांजैक्शन के साथ नहीं, बल्कि कैश को डिफरेंशिएट किया जाता है इन काइंड के साथ। इन काइंड आपने शायद इकोनॉमिक्स में किसी सब्जेक्ट में पढ़ा हो कि एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, एक होता है बार्टर सिस्टम ट्रांजैक्शन। बार्टर सिस्टम ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? चीज के बदले में चीज। और कैश ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? कैश के बदले। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर फर्ज कीजिए मैं आपसे लैपटॉप खरीदूं और पेमेंट आपको चेक के जरिए से करूं, ये बार्टर ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन कैसे? मैंने तो आपको चेक इशू किया है। क्योंकि लॉ में कैश जो है एज कंपेयर टू बार्टर सिस्टम बताया जाता है, एज कंपेयर टू बैंकिंग चैनल। तो याद रखिए बैंकिंग चैनल के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होती है वो कैश की ट्रांजैक्शन नहीं होती है। अगर आप कभी कहीं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाएंगे, डील करेंगे ना, तो बेचने वाला आपसे कहेगा सर मैंने कैश पे बेचनी है प्रॉपर्टी,
इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है सर आपने मुझे चेक में पेमेंट करनी है या बैंकिंग चैनल के थ्रू, मैं उधार नहीं करूंगा आपके साथ। ये नहीं कि 6 महीने बाद मैं आपसे पेमेंट लूंगा, पेमेंट अभी कैश में होगी। तो कैश से मुराद कैश इंक्लूड्स बैंकिंग चैनल, कैश टर्म कैश लॉ में इंक्लूड्स बैंकिंग चैनल। तो अब वापस आते हैं इस कंसेप्ट की तरफ। क्या कहता है? कहता है अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है तो इसकी पेमेंट हो, डिविडेंड की पेमेंट होगी कैसे? कैश से मुराद करेंसी नोट्स हरगिज नहीं है। उसने एग्जांपल बताई है, कैश से मुराद 3 चीजें हैं। पहली चीज चेक के जरिए से पेमेंट। इसका मतलब क्या है? शेयर होल्डर्स के एड्रेस पे जो उसने दिया है चेक भिजवा दो, जितना उस हिसाब से डिविडेंड बनता है। जो पहली ऑप्शन क्या है? चेक भिजवा दो शेयर होल्डर्स को। दूसरी ऑप्शन क्या है? डिविडेंड वारंट्स भिजवा दो। डिविडेंड वारंट्स क्या है? डिविडेंड वारंट्स क्रॉस चेक ही की एक टाइप है, क्रॉस चेक ही की एक टाइप है, जिसमें ऊपर नाम लिखा होता है शेयर होल्डर का और बैंक से कहा गया होता है कि अगर आपको ये डिविडेंड वारंट ये शेयर होल्डर प्रेजेंट करें तो आपने इसके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर कर देने हैं हमारे अकाउंट से निकाल के। कुछ क्लियर हुआ? कैश के जरिए से पेमेंट होगी तो कैसे कैसे हो सकती है? क्रॉस चेक के जरिए, डिविडेंड वारंट के। डिविडेंड वारंट एक तरह से क्रॉस चेक ही की एक टाइप है। तीसरी टाइप है इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब क्या है? कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाए। अच्छा मुझे ये बताइए, फर्स्ट कीजिए आप एक कंपनी के अकाउंटेंट है, महीने के बाद आपको सैलरी मिली और गिन के उस बंदे ने 1000 के 100 नोट आपको दे दिया, सर ये आपकी सैलरी है। क्या लॉ इसकी इजाजत देता है? लॉ इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता। और अगर वो आपको चेक दे दे एम्प्लॉयर कि सर ये 1 लाख का चेक है, इसको जाके डिपॉजिट करवा लीजिए, क्या आप ये कहेंगे कि ये मुझे सैलरी पे हुई है इन कैश? यस बिल्कुल, ये सैलरी इन कैश पे हुई है चेक के जरिए। और अगर डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए ये भी इन कैश है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिकली है, इलेक्ट्रॉनिकल। तो डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन की लॉ ने इजाजत दी है इन कैश में होगी, इन काइंड नहीं होगी अनलिस्टेड कंपनी के लिए। और कौन कौन से तरीके हैं? 3 तरीके हैं, चेक वारंट इलेक्ट्रॉनिकली। तीनों तरीकों में फर्क समझ आ गया आपको क्या है? चेक का मतलब क्या है, वारंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब क्या है। अब सुनिए, अगर तो अनलिस्टेड कंपनी है इन तीनों तरीकों में से किसी भी तरीके के मुताबिक डिविडेंड पे कर दे, लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो जब डिविडेंड पे करेगी इन कैश भी कर सकती है, इन काइंड भी कर सकती है। अनलिस्टेड कंपनी पेमेंट सिर्फ इन कैश कर सकती है, लिस्टेड कंपनी डिविडेंड की पेमेंट इन कैश भी कर सकती है, इन काइंड भी कर सकती है। इन कैश करेगी तो सिर्फ एक तरीका कार है इसके पास, इलेक्ट्रॉनिकली, यानी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाए इलेक्ट्रॉनिकली। उसको चेक ना इशू किया जाए कि जाओ भाई चेक डिपॉजिट कराओ जाके, बल्कि डायरेक्टली उसके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा देने चाहिए लिस्टेड कंपनी के केस में। और अगर इन काइंड डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो लिस्टेड कंपनी इन काइंड भी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। इन काइंड का मतलब क्या है कि अगर उसके पास किसी दूसरी कंपनी के लिस्टेड कंपनी के शेयर्स पड़े हैं वो उनको बेच दे, वो शेयर होल्डर्स को कहे कि भाई मैंने आपको डिविडेंड देना था, मेरे पास पैसे नहीं है, ये दूसरी कंपनी के शेयर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, लिस्टेड होना लाजमी है, आप ऐसा कीजिए, चाहे तो इसको अपने पास रख लें, अभी मेरे पास आपको देने के लिए 5 लाख आपका शेयर बनता है, मेरे पास आपको देने के लिए डिविडेंड में पैसे नहीं पड़े हुए, तो आप या तो हम शेयर आपको इश्यू कर देते हैं, आप मार्केट में से जाके इसको इन कैश करवा ले, या दूसरी ऑप्शन क्या है, ये तो हो गई इन कैश, ये इन काइंड, और दूसरी ऑप्शन इन कैश, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिकल। जी तो क्लियर हो अब? अच्छा मुझे बताइए फिर कि आपको क्या लग रहा है, ज्यादा ऑप्शंस लॉ ने किसको दी हैं, अनलिस्टेड कंपनी को कि लिस्टेड को? लिस्टेड। अनलिस्टेड के पास 3 ऑप्शन है, लिस्टेड के पास 2 है, लेकिन लिस्टेड के पास एक ऐसी ऑप्शन है जो अनलिस्टेड के पास नहीं है। वो कौन सी ऑप्शन है? इन काइंड डिस्ट्रीब्यूशन की। लेकिन अनलिस्टेड के पास 2 ऐसी ऑप्शंस हैं जो लिस्टेड के पास नहीं है। कौन कौन सी? चेक और वारंट। हाँ एक ऑप्शन ऐसी है जो दोनों के पास है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करने की। तो बताइए, अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे और आपने डिविडेंड की पेमेंट करनी है तो क्या इन काइंड आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना, पे करना बेहतर समझेंगे या इन कैश? इन कैश। इन कैश इलेक्ट्रॉनिक। उसके लिए आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कस्टमर की, उसके बैंक अकाउंट की डिटेल। अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है
तो फिर आप शेयर ट्रांसफर नहीं करेंगे। फिर डिविडेंड ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे अगर आपके पास शेयर होल्डर की मेंबर की डिटेल नहीं है। जी, मैनर ऑफ पेमेंट क्लियर हुआ? अनलिस्टेड कंपनी के पास 3 ऑप्शंस, लिस्टेड के पास 2 ऑप्शंस है। आगे चल। और डिविडेंड वारंट क्या होते हैं? ये एक तरह का क्रॉस चेक है, क्रॉस चेक की तरह ही ऑपरेट होते हैं। आप बैंक के पास जाते हो, उसे कहते हो डिविडेंड वारंट है, ये मेरी डिपॉजिट स्लिप है, इसमें आप ट्रांसफर कर दीजिए। इन काइंड में क्या किसी शेयर जो होने चाहिए किसी दूसरी कंपनी के होने चाहिए, या कि अपनी कंपनी के शेयर्स भी इन काइंड डिविडेंड के तौर पे दे सकते हैं? इसका जवाब है अपनी कंपनी के शेयर्स भी दे सकते हैं। बी क्यों? कौन सा कंसेप्ट हमने पढ़ा पहले किस जगह पे ये पढ़ा है कि कंपनी अपने शेयर्स भी? बोनस शेयर, शाबाश, बोनस शेयर का कंसेप्ट यही था। मैनर ऑफ पेमेंट के लिए अब आगे चलते हैं। टाइमिंग ऑफ पेमेंट, पेमेंट करनी कितने अरसे में? अच्छा, ये जहन में रखिएगा कि डिविडेंड को जब पे करना होता है ना, डिविडेंड की पेमेंट करनी होती है, थोड़ा आगे जाओ मेरा भाई। जब डिविडेंड की पेमेंट करनी होती है तो जिम्मेदारी है चीफ एग्जीक्यूटिव की कि चीफ एग्जीक्यूटिव पैसे इकट्ठे करेगा, अरेंज करेगा। ठीक, और कि हमारे इस बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए, वहां से निकलवा के इस बैंक अकाउंट में इकट्ठे करने ताकि यहां से सबको पेमेंट हो सके। लेकिन लिस्टेड कंपनी का अगर केस है तो मुझे बताइए, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किस बंदे को डिविडेंड पे करना? जिसके पास कंपनी के शेयर्स होंगे। आपको कैसे पता चलेगा किस पर्सन के पास कंपनी के शेयर? आपको कैसे पता चलेगा किस बंदे के पास शेयर सर्टिफिकेट्स हैं? पैसे लेने आएगा, उसे कहेंगे शेयर सर्टिफिकेट दिखाओ, वो एक दफा खुद आ जाएगा शेयर सर्टिफिकेट लेके, एक दफा भाई को भेज देगा, एक दफा कजन को भेज देगा। कंपनी के पास खुद भी रिकॉर्ड होता है कि कंपनी का कौन कौन शेयर होल्डर है। रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भूल गए? कंपनी अपने रजिस्टर से डिसाइड करती है किसकी एंटाइटलमेंट है टू रिसीव नोटिस, टू रिसीव डिविडेंड। कंपनी कैसे डिसाइड करती है किसकी एंटाइटलमेंट है डिविडेंड रिसीव करने के लिए? कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, उसमें दर्ज होता है कि कंपनी के कौन कौन मेंबर हैं और किसके पास कितने % शेयर होल्डिंग है। तो कंपनी वहां से नोट करके जो भी मेंबर्स होते हैं उनको नोटिस भी भेज देती है एजीएम का, और उनको डिविडेंड भी डिसाइड कर लेते हैं कि किस बंदे को कितना डिविडेंड मिलना चाहिए। क्लियर? अच्छा, मुझे ये बताइए, कंपनी ने ये कैसे डिसाइड करना है कि किसको कितना डिविडेंड देना है? रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर या रजिस्टर ऑफ मेंबर से लिस्ट निकलवा के। लिस्टेड कंपनी है, आपके ख्याल में लिस्टेड कंपनी के केस में स्टॉक एक्सचेंज में डेली बेसिस के ऊपर शेयर की ट्रांजैक्शन हो रही होती है कि कभी कभार हो रही होती है? डेली बेसिस पे। तो कंपनी के पास पूरा साल, बिल्कुल कंपनी के पास डेली बेसिस पे रिक्वेस्ट भी आ रही होगी कि सर ये मेरे शेयर इसको ट्रांसफर कर दे, मेरे शेयर इसको ट्रांसफर कर दे। प्रॉब्लम ये आती है कि जो डिविडेंड पे करना है डेली बेसिस पे अगर ट्रांजैक्शन आ रही है तो डिविडेंड किसको पे करना चाहिए? अगर ओनरशिप चेंज होती है, ट्रांसफर होते हैं शेयर, तो डिविडेंड किसको पे करना चाहिए? ये एक लंबा चौड़ा काम होता है जिसमें कंपनी क्या करती है, जो करना क्या पड़ता है कि पहले सारे शेयर होल्डर्स की लिस्ट निकाल, पहले बल्कि उससे भी पहले शेयर होल्डर्स को अनाउंसमेंट कर दी जाए, भाईजान हमने डिविडेंड डिक्लेयर करना है और हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसकी कौन कौन सा पर्सन है इंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड। आप डेली बेसिस के ऊपर हमें एप्लीकेशन देते हैं ना शेयर ट्रांसफर करने की। अब 25 तारीख से लेके 30 तारीख तक इन 6 दिनों के दरमियान में हम कोई शेयर ट्रांसफर की रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं करेंगे। जिसने शेयर ट्रांसफर करवाने हैं 25 से पहले करवा ले, वरना 30 के बाद करवाए। 25 और 30 के दरमियान में हमारी शेयर ट्रांसफर बुक्स क्लोज्ड रहेंगी। 25 से 30 जनवरी के दरमियान में हमारी शेयर ट्रांसफर बुक्स क्लोज्ड रहेंगी। क्लोज रहने का मतलब क्या है? शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे। शेयर ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे हम? ताकि पता चल जाए कि किसको डिविडेंड पे करना है, बाद में डिस्प्यूट राइज ना हो। तो इसीलिए पहले बुक क्लोजर किया जाता है। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो शेयर लिस्टेड कंपनी के केस में ये जो शेयर ट्रांसफर्स होते हैं ये कंपनी खुद हैंडल करती है ना? शेयर रजिस्ट्रार, शाबाश। तो अच्छा, मुझे खुद बताइए कि डिविडेंड पे किसको करना चाहिए, कंपनी को खुद को या शेयर रजिस्ट्रार को?
यहाँ पे आप पेमेंट का मतलब गलत समझ रहे हैं। जब हम ये कहते हैं ना कि डिविडेंड शेयर रजिस्ट्रार पे करेगा, इसका ये मतलब नहीं है शेयर रजिस्ट्रार अपनी जेब से डिविडेंड पे करेगा, वो कहेगा भाई मैं क्यों पे करूं। असल में पैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ही अरेंज करेगा, लेकिन वो पैसे किसको कितना डिविडेंड पे करना है ये सारा रिकॉर्ड किसके पास है भला? शेयर रजिस्ट्रार के पास। और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो कोई और पेइंग एजेंट हो सकता है, लिस्टेड है तो शेयर रजिस्ट्रार ही होगा, अनलिस्टेड या सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी होती है, लेकिन अनलिस्टेड है तो कोई और एजेंट हो सकता है, पेइंग एजेंट कोई बैंक वगैरह हो सकता है। पेइंग एजेंट का होना, पेइंग एजेंट का मतलब क्या है भला? कंपनी के बिहाफ पे कौन डिविडेंड पे करेगा। पेइंग एजेंट का होना कंपनी के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात? अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी के बिहाफ पे पेइंग एजेंट शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेगा और सारी कैलकुलेशन के कौन कितने शेयर होल्डर है, किसको कितना डिविडेंड पे करना है, ये पेइंग एजेंट भी कर रहा होगा। तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि जब हम ये कहते हैं ना कि डिविडेंड पे करने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव की है, और साथ में ये भी कहते हैं कि डिविडेंड कंपनी के बिहाफ पे करेगा कोई शेयर रजिस्ट्रार या सेंट्रल डिपॉजिटरी या कोई बैंक, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी जेब से पेमेंट नहीं करेंगे डिविडेंड की। चीफ एग्जीक्यूटिव कैश अरेंज करके उनको हैंड ओवर करेगा, जो आगे चीफ एग्जीक्यूटिव या कंपनी के बिहाफ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्लियर हुए बात? चलिए, अभी तक हमने क्या सीखा मैनर ऑफ पेमेंट में कि अनलिस्टेड कंपनी ने डिविडेंड पे करना है तो कैश में पे कर सकती है, लिस्टेड कंपनी कैश भी इन काइंड भी। ठीक है, फिर इसके बाद पेमेंट किसने करनी है, किसने करनी? चीफ एग्जीक्यूटिव ने पैसे अरेंज करने हैं, लेकिन पेमेंट कौन करेगा? शेयर रजिस्ट्रार या पेइंग एजेंट। पेइंग एजेंट क्या हो सकता है? बैंक या कोई सर्विस प्रोवाइडर या सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। कंपनी के बिहाफ पे ये लोग पे और पेड, ये कंसेप्ट है पेमेंट कौन करेगा। और ये क्या कंसेप्ट है? पेमेंट किसको की जाएगी? सिंपल, शेयर होल्डर्स को। और अगर शेयर होल्डर कहे मेरी बजाय किसी और को पेमेंट कर दो, एक केस स्टडी में उसने पूछा कि शेयर होल्डर ने कहा कि पेमेंट मुझे ना करो, मेरा बेटा इस्लामाबाद में है, उसके कॉलेज की फीस एक्सपेंसेस वगैरह उसने इनकर करने होते हैं, डिविडेंड की पेमेंट मेरी बजाय उसके बैंक अकाउंट में कर दो। क्या कंपनी डिविडेंड की पेमेंट मेंबर के अकाउंट में ही करेगी? लाजमी है कि जिसको मेंबर इंस्ट्रक्शंस दे जिसके बारे में, कंपनी उसको डिविडेंड पे करेगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि डिविडेंड पे किया जाएगा या तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को या उसके ऑर्डर पे, जिसको वो ऑर्डर करे उसको डिविडेंड पे किया जाएगा। मैंने जी अगर एक शेयर होल्डर ने कुछ शेयर्स लिए थे और एट द टाइम ऑफ जब उन्होंने अनाउंस करना था कि वो डिविडेंड पे करेंगे, उससे कुछ दिन पहले अपने शेयर्स किसी को आगे सेल कर दिए, तो इस केस में देखेंगे शेयर होल्डर ने शेयर्स खरीदे, सारा साल अपने पास रखे, जब कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करने लगे या अनाउंस किया, उसने अगले 1-2 दिन में शेयर्स को किसी दूसरी पार्टी को बेच दिया। अब डिविडेंड किसको मिलेगा? देखिए, जिस दिन कंपनी ने अनाउंस किया ना, उस दिन जो शेयर होल्डर्स थे, अब ये डिपेंड करता है। अब असल में कंसेप्ट क्या भला? कंसेप्ट ये है कि जब भी डिविडेंड पे करना होता है ना, उसकी इंटाइटलमेंट डिसाइड की जाती है कि कौन डिविडेंड हासिल करने के लिए, वसूल करने के लिए हकदार है, कौन एलिजिबल है। और कौन एलिजिबल है ये डिपेंड करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसका नाम आ रहा है, किसका नाम आ रहा है। इस कंसेप्ट का, आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस कंसेप्ट में मिलेगा, टाइमिंग ऑफ पेमेंट। डिविडेंड की पेमेंट कब होनी चाहिए, ये जरा गौर से सुनिएगा। कहता है डिविडेंड है 2 तरह का, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। किसी भी तरह का डिविडेंड हो, उसकी पेमेंट होगी विद इन स्पेसिफाइड टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, यानी लॉ ने जो टाइम स्पेसिफाई किया है उसके अंदर, जो कि इस वक्त करंटली 10 दिन चल रहा है, 10 वर्किंग डेज। इसका मतलब यह हुआ डिविडेंड की पेमेंट कब होगी? जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसके 10 दिन के अंदर 10 वर्किंग डेज के अंदर डिविडेंड की पेमेंट शेयर होल्डर्स को कब की जाएगी? जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसके 10 दिन के अंदर। अच्छा, 10 दिन तो समझ आ जाती है, डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है? अगला क्वेश्चन ये, डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है? इसका जवाब ये है कि डिपेंड करता है इंटरिम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड। अगर इंटरिम डिविडेंड है
अच्छा, तो इंटरम डिविडेंड है तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड होता है, डिपेंड करेगा बुक क्लोजर किया कि बुक क्लोजर नहीं किया, बुक क्लोजर किया या बुक क्लोजर। अब ये बुक क्लोजर क्या होता है? बुक क्लोजर का मतलब है कि शेयर ट्रांसफर बुक्स, इसमें बुक से मुराद कौन सी बुक है? शेयर ट्रांसफर बुक्स, ये क्लोज की गई कि नहीं की गई? शेयर ट्रांसफर बुक क्लोज की गई। सुनिए, 6 महीने गुजरे, हाफ ईयरली अकाउंट्स डायरेक्टर्स के सामने आए, खूब प्रॉफिट था। अब बोर्ड मीटिंग चल रही है, डायरेक्टर फैसला कर रहे हैं क्या करें इस प्रॉफिट का, अगर किसी प्रोजेक्ट में लगाएंगे डिविडेंड के तौर पे दे दें। फैसला ये हुआ डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ये फैसला कहाँ? बोर्ड मीटिंग में। याद रखें, ये इंटरम डिविडेंड के केस में ये फैसला कब हुआ करेगा? बोर्ड मीटिंग में कि डिविडेंड, और फाइनल डिविडेंड के केस में फैसला हुआ करेगा एजीएम में। बोर्ड मीटिंग में फैसला हुआ डिविडेंड पे कर दें। फिर अगला क्वेश्चन कि हमारे पास तो डेली बेसिस के ऊपर शेयर ट्रांसफर की रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, तो हम कौन से वाले शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करें? क्या हमें शेयर होल्डर्स को पहले से बता देना चाहिए कि हम डिविडेंड पे करने जा रहे हैं? अब आपने अगर किसी ने शेयर ट्रांसफर खरीदने बेचने हैं ना, तो 7 दिन के अंदर अंदर सारी शेयर ट्रांसफर की रिक्वेस्ट हमारे पास ले आए, हम उनको ट्रांसफर कर देंगे। मौका देना शेयर होल्डर्स को कि नहीं देना चाहिए, लेकिन डायरेक्टर्स की मर्जी है, डायरेक्टर की मर्जी। अगर डायरेक्टर्स मौका देना चाहते हैं शेयर होल्डर्स को, तो वो अनाउंस करेंगे बुक क्लोजर। आज तारीख है, फर्ज कीजिए 10 तारीख, डायरेक्टर्स अखबार में इश्तिहार देंगे। डायरेक्टर कहेंगे हम 20 जनवरी से लेके 25 जनवरी के दरमियान, 20 से लेके 25 तक बुक क्लोज कर रहे हैं, बुक क्लोज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? 20 तारीख और 25 तारीख के दरमियान में कोई शेयर ट्रांसफर रजिस्टर नहीं होगा। जिसने शेयर ट्रांसफर करवाने हैं ना, 20 से पहले करवा ले, यह है बुक क्लोजर। अब इसका मतलब है मार्केट में खबर पहुंचेगी कि डिविडेंड अनाउंस होने जा रहा है, शेयर ट्रांसफर करने के लिए कहा है, तो जिसने शेयर खरीदने बेचने होंगे वो जल्द से जल्द शेयर खरीद के बेच के ट्रांसफर करवा लेगा उसे कंपनी के बुक्स में, क्योंकि 20 तारीख अगर आ गई इसके बाद शेयर ट्रांसफर बुक्स क्लोज। और लॉ ये कहता है कि जब आपका बुक क्लोजर कमेंस्ड होना, जैसे इस एग्जांपल में बुक क्लोजर कमेंस कब हो रहा है? 20 तारीख को आप जो शेयर होल्डर हैं आपके रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में, उनको डिविडेंड मिलेगा, उनको डिविडेंड मिलेगा। यानी इन टाइट बुक क्लोजर का मकसद क्या होता है? ये डिटरमिन करना कि डिविडेंड किस बंदे ने रिसीव करना है, वरना तो इसका वन वर्ड आंसर बड़ा आसान है, डिविडेंड किसको मिलेगा? जी शेयर होल्डर को मिलेगा। भाई शेयर किस दिन वाले शेयर होल्डर को मिलेगा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर डिपेंड करता है बुक क्लोजर किया गया कि नहीं किया गया। अगर बुक क्लोजर किया गया तो कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर पीरियड का जो पहला दिन था, उस दिन जो शेयर होल्डर थे उनको डिविडेंड मिलेगा। और अगर बुक क्लोजर कमेंस नहीं किया गया तो जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, यानी बोर्ड मीटिंग वाले दिन, उस दिन जो शेयर होल्डर था उसको डिविडेंड मिलेगा। भाई बात समझ आई? नहीं समझ आई? फिर से नहीं फिर से मुझे बताइए, क्विकली से बताइए, क्विक रिवीजन करते हैं पहले। अभी तक डिविडेंड की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। कौन सी? इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कौन अप्रूव करते हैं? डायरेक्टर्स। फाइनल डिविडेंड डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे, मेंबर्स अप्रूव करेंगे। अच्छा, डिविडेंड की पेमेंट करनी है, किस तरीके से हो सकती है? मैंने डिपेंड करता है लिस्टेड कंपनी है कि अनलिस्टेड। अनलिस्टेड कंपनी है तो सिर्फ कैश में करेगी, लिस्टेड कंपनी है तो कैश में भी कर सकती है, इन काइंड में भी। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के पास कैश की ऑप्शन है, इन काइंड की नहीं है। लेकिन कैश में 3 ऑप्शन है। कौन कौन सी ऑप्शन है? चेक, वारंट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। और लिस्टेड कंपनी के केस में इन कैश की एक ही ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिकली। हाँ, इन काइंड की भी ऑप्शन है। वो क्या है? लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं तो आप उनको डिविडेंड के तौर पे इशू कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, टाइमिंग ऑफ पेमेंट। हमने डिविडेंड पे कब करना है? डिक्लेयर होने के 10 दिन के अंदर अंदर, डिक्लेयर होने के 10 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डिविडेंड डिक्लेयर कब होता है? डिविडेंड डिक्लेयर कब होता है? भाई अगर तो ये इंटरम डिविडेंड है ना, अगर तो फाइनल डिविडेंड है तो ये एजीएम में डिक्लेयर होता है, कहानी सिंपल। अगर इंटरम डिविडेंड है
तो डिपेंड करता है बुक क्लोजर किया गया या बुक क्लोजर नहीं किया गया। अगर बुक क्लोजर नहीं किया गया तो जिस दिन बोर्ड मीटिंग है उस दिन डिक्लेयर होगा डिविडेंड, और अगर बुक क्लोजर किया गया तो कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर यानी बुक क्लोजर पीरियड का जो पहला दिन था तब समझा जाएगा डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, और जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ जो जो शेयर होल्डर थे उनको पेमेंट की जाएगी। कितने दिन के अंदर की जाएगी? 10 दिन के अंदर। पैसे अरेंज कौन करेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव। और पेइंग एजेंट कौन होगा? ये एजेंट है। एजेंट का कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ ना, जो किसी दूसरे के बिहाफ पे काम करता है। पेइंग एजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव के बिहाफ पे। पेइंग एजेंट कौन हो सकता है? बैंक हो सकता है, कोई सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। क्लियर? अच्छा, बुक क्लोजर क्या है ये समझ आ गई? पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, ये वो पीरियड है जिसमें शेयर ट्रांसफर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। कंपनी कहती है अभी मेरे पास एप्लीकेशन ना लेके अब 7 दिन के बाद आना, यह है बुक क्लोजर। बुक क्लोजर के लिए लाजमी है कि कंपनी मैक्सिमम 30 दिन के लिए 1 साल में बुक क्लोज कर सकती है, लेकिन जब कभी भी बुक क्लोज करनी है ना, लाजमी है कि 7 दिन पहले नोटिस दे, ताकि कम से कम 7 दिन का टाइम हो शेयर होल्डर्स का, जिन्होंने ट्रांसफर करवाने हैं 7 दिन में शेयर ट्रांसफर करवा ले। बुक क्लोजर का कंसेप्ट क्लियर हुआ? बुक क्लोजर का कंसेप्ट हमारे लिए क्यों रेलिवेंट है? ये डिसाइड करने के लिए कि इंटरिम डिविडेंड कौन रिसीव करेगा, कौन रिसीव करेगा। जी नेक्स्ट, डिविडेंड किसको पे करना चाहिए? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को, क्या ऑर्डर? क्लियर हो गया यहां तक कंसेप्ट? आगे बहुत गहरे कंसेप्ट है। अच्छा चलिए ठीक है, डूब ना जाइएगा। चलिए मैं फिर आपको असाइनमेंट बता दूं, असाइनमेंट आपने कौन कौन सी करनी है। ये चले फिर ये क्वेश्चन कल ही करेंगे, ठीक है? वैसे थोड़ी सी हिम्मत करें ना तो कल आपका टाइम बच जाएगा। चलिए ठीक है फिर। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिले इन पेमेंट से पहले तक ये आपने याद करके आना है, पढ़ के आना है, ठीक है? कॉन्सिक्वेंसेज और विद होल्डिंग ऑफ डिविडेंड। और ये याद रखिएगा इस पूरे लर्निंग, देखिए पूछने को आई क्या कुछ भी पूछ सकता है और पूछ भी रहा है, कुछ दूसरी से भी पूछ रहा है, लेकिन इस पूरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जो सबसे ज्यादा कंसर्न पूछ रहा है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिले इन पेमेंट और विद होल्डिंग ऑफ डिविडेंड, ये सबसे ज्यादा पूछ रहा है, जो कल हमने पढ़ना है, हमने। आज होम असाइनमेंट कोई नहीं है आपकी, आज की होम असाइनमेंट छोड़ दे, आज की होम असाइनमेंट नहीं है, लेकिन कल फिर हम यूं करेंगे कि कल क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।